नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मानसून क्या है, और फिर मानसून के बाद हम लोगों ने देखा था जलवायु। आइए देखते हैं जलवायु और हमारा जीवन। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? मानसून और जलवायु और हमारा जीवन, ये दो बिंदु को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे जलवायु और आपदाएं। जलवायु और इससे संबंधित जो आपदाएं हैं वो कौन सी है, कैसे आती हैं, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इस क्लास के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में मौसम के विविध स्वरूप चरम स्थितियों जैसे चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और जलवायु संबंधी विकट आपदाओं को जन्म दे सकते हैं। ये घटनाएं लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, कृषि को बाधित करती है, आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंचाती है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। भारत में जो मौसम होता है उसका बहुत ज़्यादा विविध स्वरूप होता है, और ये जो स्वरूप है मौसम का, ये अगर चरम परिस्थिति या चरम स्थिति में आ जाती है तो ये चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन जो है, ये जितने भी जलवायु संबंधित विकट आपदाएं हैं, इस चीज़ को जन्म देती है, ये चीज़ होने लगती है। यानी कि भारत का मौसम विविध है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा। और ये जो विविध जो मौसम है ये चरम सीमा पर पहुंच जाती है, ये अत्यधिक हो जाती है, तो ये विकराल रूप लेती है। और जैसे इसमें जो उदाहरण दिया गया, जैसे चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और भूस्खलन जैसे जो आपदा होते हैं उसको जन्म देता है। ये घटनाएं लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, कृषि को बाधित करती है, आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंचाती है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। और ये जो विकट आपदा है, जो ये जितनी प्रकार की आपदा इसमें बताई गई, ये जो है वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं बाधित करता है, और कृषि को भी बाधित करता है, और हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसको भी प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये जो विभिन्न प्रकार की आपदा है वो क्या है, और इन आपदाओं में हम लोग सबसे बड़े चक्रवात को देखते हैं। सबसे पहले चक्रवात क्या है? चक्रवात प्रतिवर्ष भारतीय तट रेखा, विशेष रूप से पूर्वी तट, कई चक्रवातों का सामना करता है। गत वर्षों में इनमें से कुछ अत्यधिक विनाशकारी रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानव और पशु जीवन की हानि हुई है, संपत्ति और आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा है, पेड़ उखड़ गए और मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आने वाले चक्रवातों पर नज़र रखता है और उनके बनने, विकास को प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि के बारे में पूर्व जानकारी प्रदान करता है। प्रतिवर्ष मतलब यहाँ कहा गया कि प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष भारतीय तट रेखा, विशेषकर किसकी बात की गई है यहाँ पर? पूर्वी तट रेखा के बारे में। यानी कि भारत का जो पूर्वी तट रेखा है वहाँ अत्यधिक चक्रवात आते रहती है, और ये जो तट रेखा है वो वर्ष चक्रवातों का सामना करता है, कह रहा है। गत वर्ष मतलब पिछले वर्षों में इनमें से कुछ अत्यधिक मतलब बहुत अधिक विनाशकारी रहा है चक्रवात पिछले कुछ वर्षों में, जिसके परिणाम स्वरूप मतलब इस चक्रवात के बाद मानव और पशु जीवन का भी हानि हुआ है। यानी कि बहुत पशुओं और मानवों, जीव जंतुओं की जान इसमें चली गई है, एक तरह से कह सकते हैं। संपत्ति की भी हानि हुई है, और आधारभूत जो ढांचा होता है हमारी अर्थव्यवस्था को, उसको भी नुकसान पहुंचाया है। कितने पेड़ उखड़ गए और मृदा अपरदन भी शुरू हो गया था इन चक्रवातों के कारण। और भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है, भारत में एक संस्था है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ये जो है सो चक्रवात जो आते हैं उस पर नज़र रखता है, और इससे बनने वाला जो प्रभावित होने वाला, इस चक्रवात से जो क्षेत्र प्रभावित होता है उसको ये पूर्व जानकारी प्रदान कर देता है कि यहाँ पे चक्रवात आने वाली है। ऐसा कौन करता है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और इसे शॉर्ट में हम लोग NDRF कहते हैं। NDRF के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। और इसको प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। और NDRF के जितने भी फोर्स हैं, बटालियन हैं, उसको प्राकृतिक जो आपदा आती है या मानव निर्मित जो आपदाएँ आती हैं उससे निपटने के लिए इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, इनके फोर्सेज को। और NDRF बटालियन भारत में 12 अलग अलग स्थानों पर स्थित है। और NDRF का जो बटालियन है, यानी फोर्स का जो बटालियन है, फोर्स
का जो समूह कह सकते हैं वो देश के 12 अलग अलग स्थानों पर स्थित है, यानी कि 12 अलग अलग जगहों पर है ये एनडीआरएफ का बटालियन। एनडीआरएफ जो है उसने चक्रवातों, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदा जो होती है उसके दौरान बचाव एवं राहत का कार्य करने में बहुत भूमिका निभाई है। यानी कि समय समय पर आने वाले इन आपदाओं से निपटने के लिए ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं, एनडीआरएफ के बटालियन के जवान। और चक्रवात, भूस्खलन इन जैसी जो आपदाएं आती है इससे बचाव के लिए आने वाले समय में और कहीं ना कहीं जो भी पहले आपदा आई है उसमें बचाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं खबर में एनडीआरएफ के बारे में ज़रूर सुना होगा। कहीं बाढ़ आ जाए तो वहाँ पे ये लोग बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। चक्रवात कैसे बनते हैं? हमने देखा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में समुद्र के पास वायुमंडलीय दबाव आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम हो जाता है, जिससे निम्न दबाव तंत्र बनता है। यह स्थिति आसपास के क्षेत्रों से पवन को निम्न दबाव क्षेत्रों की ओर खींचती है और धीरे धीरे यह निम्न दबाव का क्षेत्र समुद्र से स्थल की ओर बढ़ता चला जाता है। यह पवन अपने साथ नमी और वर्षा लाती है। जब निम्न दबाव तंत्र तीव्र होता है और पवन की गति अधिक होती है तो इसका परिणाम चक्रवात हो सकता है। यह कह रहा है कि समय समय पर आप देखते होंगे कि जब समुद्र जो होता है उसके आसपास कभी कभी वायुमंडल का दबाव क्षेत्र बनता है, क्षेत्र कम होता है। इसमें वायुमंडलीय दबाव क्षेत्र समुद्र के आसपास अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होता है और जिससे निम्न दबाव तंत्र वहाँ पे बनता है समुद्र के आसपास। और ऐसी स्थिति में पवन जो होता है वो निम्न दबाव क्षेत्रों की ओर खींचती चली आती है। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि उच्च दबाव से वायु जो है सो निम्न दबाव की ओर आती है और धीरे धीरे यह निम्न दबाव का क्षेत्र समुद्र से स्थल की ओर बढ़ता है। और ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र जो होता है वो धीरे धीरे समुद्र से स्थल जो होता है, भूमि होता है, उसकी ओर बढ़ता है। यह पवन अपने साथ नमी और वर्षा लाती है और जहाँ पे निम्न दबाव होता है यानी कि स्थल की ओर भी वहाँ पे जो पवनें होती है, वायु होता है, वो नमी और वर्षा को लाती है। जब निम्न दबाव तंत्र तीव्र हो जाता है और जब निम्न दबाव तंत्र तीव्र होता है और पवन की गति अधिक होती है तो इसका परिणाम चक्रवात होता है। यानी कि जब निम्न दबाव क्षेत्र जब तीव्र होता है यानी कि अधिक होता है और पवन का जो स्पीड है, गति, वो अधिक होती है तो इससे चक्रवात बनता है। यही चीज़ इसमें बताया कि चक्रवात कैसे बनता है। यानी हम लोगों ने देखा कि खासकर समुद्र में निम्न दबाव क्षेत्र बनता है और स्थल में निम्न नहीं उच्च दबाव क्षेत्र होता है। तो उच्च दबाव क्षेत्र से हवाएं जो होती है, पवनें होती है, निम्न दबाव क्षेत्र की ओर आती है और जो समुद्र के ऊपर क्षेत्र में निम्न दबाव बनता है वो स्थल की ओर जब धीरे धीरे चला जाता है तो पवनें भी स्थल की ओर मूव करती है और साथ में नमी और वर्षा भी ले आती है। और जब यह प्रक्रिया अत्यधिक हो जाता है यानी कि ज़्यादा हो जाता है दबाव क्षेत्र और गति ज़्यादा हो जाता है पवन का तो ये चक्रवात अपने आप में ये चक्रवात बन जाता है। जैसे ही पवन नमी एकत्र करती हैं वे बादल बनाती हैं और बाहर से अवदाब केंद्र की ओर घूमती है। यह केंद्र जो बादल रहित होता है उसे चक्रवात की आँख कहा जाता है। और पवन जैसे ही नमी एकत्र करता है, नमी को इकट्ठा करता है तो वो बादल का रूप ले लेता है यानी कि बादल बनता है और बाहर से अवदाब केंद्र की ओर घूमता है। और बादल जो है वो बाहर से अवदाब केंद्र की ओर घूमता है और यह केंद्र जो होता है ये बादल रहित होता है, उसे चक्रवात की आँख कहते हैं। जब बादल घूमता है तो उसका जो केंद्र रहता है वो बादल रहित होता है जिसे हम लोग चक्रवात की आँख कहते हैं। यही यहाँ पे कह रहा है। हम लोगों ने चक्रवात को देखा, अब देखते हैं बाढ़ क्या है। बाढ़ सामान्य रूप से जब शुष्क भूमि पर जल की अति प्रवाह होने लगता है तो बाढ़ आती है। ऐसी भारी वर्षा के कारण हो सकता है जिससे सतह पर अत्यधिक जल बहने लगता है जिसे भूमि सोख नहीं पाती। नदियों और झीलों जैसे निकायों में जल का अत्यधिक संचय हो जाता है जिससे जल बाहर बहने लगता है और किनारे टूट जाते हैं। प्रायः बाढ़ मानसून के दौरान आती है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य बाढ़ के लिए विशेष रूप से संवेदनशील हैं। बताया गया कि बाढ़ क्या है। बाढ़ कब आता है? जब शुष्क यानी कि सूखा भूमि या ज़मीन होता है उसमें जल अत्यधिक प्रवाह होने लगता है यानी कि बहने लगता है तो हम लोग इसे बाढ़ कहते हैं या बाढ़ आती है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब वर्षा बहुत वर्षा होने लगती है और उसके कारण से सतह जो होता है वो उस पर अत्यधिक जल बहने लगता है, ज़्यादा पानी बहने लगता है ज़मीन के सतह पर। और अत्यधिक पानी बहने के कारण जो भूमि है उस जल को नहीं सोख पाती है क्योंकि जल भर जाता होगा। और जो नदियाँ होती है, झीलें होती है, उसमें पानी अत्यधिक होने के कारण पानी संचय नहीं कर पाती और संचय
अत्यधिक हो जाता है और उससे जल बाहर निकलने लगता है। और जब जल बाहर निकलता है तो नदी और झीलों के किनारे टूटते हैं, तो ये पानी बाढ़ के रूप में बाहर प्रवाहित होने लगते हैं। प्रायः जो बाढ़ होता है वो मानसून के दौरान आता है, यानी कि जब वर्षा का मौसम होता है उस समय बाढ़ आती है। बाढ़ जो है सो असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे जो राज्य हैं उसमें बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि ये जो क्षेत्र है वो बाढ़ के लिए बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। इस इमेज में दर्शाया गया है, ये है पवन समुद्र नमी वाली हवा लेकर आती है। पवन जो समुद्र से नमी वाली हवा लेकर आती है इधर, और यहाँ पे निम्न दबाव केंद्र बना है और यहाँ पे बादलों के निर्माण का इमेज दिया हुआ है। और इस चित्र में दिया गया चक्रवात की आँख के बारे में। यहाँ पे देखिए बादल गोल गोल घूमने लगता है चारों तरफ, और बीच में जो है ये बादल रहित क्षेत्र है, इसी को हम लोग चक्रवात की आँख कहते हैं। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र में बाढ़ तब आती है जब हिम नदीय झीलें सामान्य से अधिक मात्रा में जल निकास करने लगती है। हिम नदीय झीलें अपने जल को रोकने के लिए चट्टानों और हिम का एक अवरोध बनाती है, जो प्रायः पिघलते हिमनदों से आता है। यदि हिमनद बहुत तेज़ी से पिघलते हैं, जैसा कि प्रायः होता है, या यदि बहुत अधिक वर्षा होती है तो दबाव के कारण जल अवरोध को तोड़ सकता है। इसे हिम नदीय विस्फोट ग्लेशियल बर्स्ट कहा जाता है। लोगों और संपत्ति के लिए यह विनाशकारी होता है। इसमें कहा गया कि दूसरा जो बाढ़ आने का कारण है वो बाढ़ तब आता है जब हिमालय क्षेत्र में बाढ़ तब आती है जब हिमनदीय जो झीलें होती है सामान्य से अधिक मात्रा में जल निकास करने लगती है, यानी कि सामान्य से नॉर्मल से ज़्यादा जल को निकालने लगता है ये जो झीलें होती है। और हिमनदीय झीलें अपने जल को रोकने के लिए कुछ चट्टान या हिम का एक अवरोध बनाती है, और यह जब पिघलने लगता है तब हिमनद बहुत तेज़ी से पिघलते हैं, और पिघलने के बाद यह बहुत अधिक वर्षा होती है तो दबाव के कारण जल का अवरोध तोड़ सकता है। जब यह पिघलता है या बहुत अधिक वर्षा होती है तो ये जल अवरोध जो बनाता है हिम, इसको तोड़ देता है, और इसे हिमनदीय विस्फोट या इंग्लिश में ग्लेशियल बर्स्ट कहा जाता है। ये जो हिमनदीय विस्फोट होता है वो लोगों और संपत्ति के लिए बहुत विनाशकारी होता है। यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है, यह है चक्रवात का चित्र, भूस्खलन का, जंगल में आग का और बाढ़ का। भारी वर्षा होने पर कई शहरों में बाढ़ आ जाती है। ऐसा जल निकासी व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ या अनियोजित निर्माण के कारण हो सकता है। बहुधा यह जलमार्गों पर अतिक्रमण और जल प्रवाह के अवरुद्ध होने के कारण। इसके अतिरिक्त शहरों में कंक्रीट या डामर की सतह जल को भूमि द्वारा अवशोषित नहीं होने देते हैं। भारी वर्षा होने पर, जब वर्षा भारी होता है मतलब ज़्यादा होती है, तब कई शहरों में भी बाढ़ आ जाती है। ऐसा जल निकासी व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ, और जब ऐसा होता है तो जल निकासी जो व्यवस्था होती है शहरों में उस पर अत्यधिक बोझ हो जाता है और अनियोजित निर्माण के कारण हो सकता है, और ये अनियोजित निर्माण का कारण भी बन सकता है। बहुधा यह जलमार्गों पर अतिक्रमण और जल प्रवाह के अवरुद्ध होने के कारण होता है। इसके अतिरिक्त शहरों में कंक्रीट या डामर की सतह जल को भूमि द्वारा अवशोषित नहीं होने देती है। हम लोगों ने बाढ़ को देख लिया, अब हम लोग देखते हैं भूस्खलन क्या है। भूस्खलन यानी भूस्खलन सेल रॉक, मिट्टी या मलबे का अचानक ढहना, जो प्रायः भारी वर्षा, भूकंप या ज्वालामुखी सक्रियता के कारण होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के साथ पश्चिमी घाट और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन आम बात है। ये घटनाएं प्रायः मानसून के दौरान होती है। भूस्खलन जो होता है वो मानसून के दौरान होता है। ऐसा क्यों होता है? जब भारी वर्षा होती है या भूकंप आती है या ज्वालामुखी सक्रिय होता है, तो इस स्थिति में मिट्टी या जो मलबा होता है वो अचानक ढहने लगता है, और इसे ही हम लोग भूस्खलन कहते हैं। ये जो भूस्खलन का प्रक्रिया है या ये भूस्खलन का जो स्थिति ज़्यादा पैदा होती है, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी जो राज्य हैं या पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे होता है, और साथ ही साथ पश्चिमी घाट और इसके अन्य क्षेत्रों में भूस्खलन आम बात होता है। मतलब यहाँ पे ये भूस्खलन होते रहता है, और ये घटनाएं कब होती है? जब वर्षा का मौसम होता है। मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, स्वीकृत विधियों का पालन किए बिना आधारभूत ढांचे का निर्माण तथा जल के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करने वाली अत्यधिक इमारतों के निर्माण के कारण इन क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ पे बताया गया कि भूस्खलन क्यों होता है अत्यधिक? जब मानव का कुछ गतिविधि होता है, जैसे कि मानव एक्टिविटी जो करते हैं, जैसे कि वनों की कटाई करते हैं और कुछ इमारत या आधारभूत जो ढांचा निर्माण करते हैं, स्वीकृत विधि नियम के पालन किए बिना कुछ ढांचा का निर्माण कर देते हैं मानव, और वनों की कटाई करते हैं, जिससे होता क्या है?
जल के प्राकृतिक जो प्रवाह होता है वो अवरुद्ध होता है इन निर्माणों से, और इससे जो भूस्खलन का जो स्थिति है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। भूस्खलन के बाद अब हम लोग देखते हैं दावानाल जंगल की आग। दावानाल यानी कि जंगल की आग। क्या है जंगल की आग? दावानल एक अनियंत्रित आग है जो जंगलों में तीव्र गति से फैलती है। प्रायः वे शुष्क जलवायु जन्य परिस्थितियों, सूखा या तेज हवाओं के कारण फैलती है। मानवीय लापरवाही भी इसका एक और आम कारण है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे घने वन प्रदेशों या घास के मैदानों वाले राज्यों के साथ ही पश्चिमी घाट जैसी पर्वत श्रृंखला में दावानल एक आम बात है। आग जंगल के बड़े क्षेत्रों को नष्ट करने के अलावा वन्य जीवों, पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाती है, हवा की गुणवत्ता को खराब करती है और स्थानीय समुदायों को विस्थापित होने पर विवश करती है। इसलिए इसके परिणाम पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों होते हैं। दावानल क्या है? दावानल जो है सो एक अनियंत्रित आग, जो नियंत्रित में ना हो ऐसा आग लगता है। कहाँ लगता है? जंगलों में। इसे ही हम लोग दावानल कहते हैं। और ये अधिकतर कब फैलता है? जब शुष्क जलवायु जन परिस्थिति हो, यानी कि जब सूखा परिस्थिति हो और सूखा या तेज़ हवा हो तब ये ज़्यादा फैलती है। और कुछ स्थिति में अगर देखा जाए तो मानव का लापरवाही भी है जो एक कारण है इस दावानल जंगल में आग लगने की। कुछ राज्य हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके जो घने वन प्रदेश हैं और जो घास का मैदान है, इसके साथ ही पश्चिमी घाट जैसे पर्वत श्रृंखला में दावानल जो आग है, जंगल की आग, ये आम बात हो गई है। आग जब लगता है, आग जंगल के बड़े क्षेत्र को नष्ट कर देता है और इसके अलावा जो उस जंगल में जीव रहते हैं जैसे वन्य जीव और वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बहुत हानि पहुँचाती है। और इस आग के कारण हवा की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आती है, खराबी आती है और स्थानीय जो लोग होते हैं या स्थानीय समुदाय होते हैं उसको वहाँ से विस्थापित होने पर विवश कर देती है ये जंगल की आग। और इसलिए इसके परिणाम पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों होते हैं। और इसका जो परिणाम है वो पर्यावरण की दृष्टि से भी ठीक नहीं है और आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य जलवायु में महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालिक परिवर्तन है। यह संपूर्ण पृथ्वी पर या क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है और इसमें तापमान, वर्षा और मौसम की घटनाओं में परिवर्तन सम्मिलित है। पिछली सहस्त्राब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने जलवायु परिवर्तन को प्रेरित किया, जिसे समझने के लिए हम पिछले लाखों वर्षों को देख सकते हैं। हालांकि 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्यतः मानवीय गतिविधियों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई, पर्यावरणीय या पर्यावरण के लिए हानिकारक औद्योगिक उत्पादन एवं अत्यधिक अनावश्यक खपत के प्रतिरूप द्वारा प्रेरित हो रहा है। कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु जो परिवर्तन है ये एक महत्वपूर्ण घटना है जो बहुत लंबे समय में होता है। यह पूरे पृथ्वी पर या एक क्षेत्र पर हो सकता है। और जलवायु परिवर्तन में क्या होता है? इसमें होता है कि तापमान, वर्षा और मौसम जो होता है उसमें परिवर्तन होता है और इसे ही हम लोग जलवायु परिवर्तन कहते हैं। पिछले 1000 सालों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने जलवायु परिवर्तन को प्रेरित किया है। मतलब पिछले लगभग 1000 सालों में जो प्राकृतिक का क्रिया होता है हमारे पृथ्वी पर, उससे जलवायु परिवर्तन होता है और इसको समझने के लिए हम लोग लाखों वर्षों को देखते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो 19वीं शताब्दी से जलवायु जो परिवर्तन होता है वो मुख्य मानवीय गतिविधियों के कारण हुआ है, जिसमें विशेष रूप से जीवाश्म के जलने से होता है जो एक मानव का गतिविधि है, वनों की कटाई मानव की गतिविधि के कारण, पर्यावरण के लिए हानिकारक औद्योगिक का उत्पादन मानव की गतिविधि के कारण, अत्यधिक अनावश्यक खपत के प्रतिरूप द्वारा प्रेरित होता है। और अत्यधिक या अनावश्यक जो खपत होता है उत्पादन का, इस कारण भी ये जो जलवायु परिवर्तन है ये प्रेरित होता है। यानी कि मानव जनित जो एक्टिविटीज़ है, गतिविधियां हैं, मानवीय गतिविधियां हैं, उसमें जीवाश्म के जलने, वनों की कटाई, इन सारी जो जैसी गतिविधियां हैं उसके कारण भी जलवायु परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है। जीवाश्म ईंधन के जलने से जलवायु क्यों प्रभावित होता है? अब इसमें एक प्रश्न है कि जीवाश्म जब जलता है तो जलवायु कैसे प्रभावित होता है, क्यों प्रभावित होता है? पृथ्वी के प्राकृतिक कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और अन्य गैसें धीरे धीरे वायुमंडल में उत्सर्जित होती है जो कि सूर्य से प्राप्त गर्मी को रोकती है। यह प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी को जीवन के लिए आवश्यकता अनुसार गर्म रखता है। जीवाश्म क्यों होता है? इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक कार्बन चक्र में
पृथ्वी का एक प्राकृतिक नेचुरल कार्बन चक्र होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और अन्य जो गैस होता है वो धीरे धीरे वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, यानी कि बनते हैं। और ये जो गैसें होती है वो जो सूर्य से प्राप्त जो गर्मी होता है उसको रोकती है, CO2, खासकर CO2 गैस। यह प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव यानी कि ये जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के जीवन के लिए आवश्यकता अनुसार गर्म रखता है। यानी कि ये जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण आवश्यकता जो होती है गर्म रहने की पृथ्वी को, उस हिसाब से ये कंट्रोल करता है या उसके अनुसार गर्म रखता है। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे उद्योग, परिवहन और कृषि ने कुछ ही शताब्दियों में इन हरित गृह गैसों ग्रीन हाउस गैसों का भारी मात्रा में उत्सर्जन किया है। यह तीव्र वृद्धि अतिरिक्त गर्मी को रोकती है, जिससे तेज़ी से वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग होता है। यह जलवायु प्रतिरूप को बाधित करता है, जिस पर हजार वर्षों से पेड़ पौधों, जानवरों और मानव समाजों ने स्वयं को अनुकूलित किया है। और मानवीय जो गतिविधि होती है जैसे कि उद्योग, परिवहन और कृषि जो होती है वो कुछ शताब्दियों में, मतलब कुछ सदियों में हरित गृह जो गैस होते हैं उसको भारी मात्रा में ज़्यादा उत्सर्जित किया है। और जब हरित CO2 ज़्यादा उत्सर्जित होती है तो यह तीव्र वृद्धि अतिरिक्त गर्मी को रोकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो गर्मी होती है उसको रोकती है, जिससे तेज़ वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं वह होता है। यह जलवायु प्रतिरूप को बाधित करता है, और ये जो जलवायु का प्रतिरूप है यानी कि मानसून है, एक तरह से जलवायु है, उसको बाधित करता है ये चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, जिस पर हजार वर्षों से पेड़ पौधों, जानवरों और मानव समाजों ने स्वयं को अनुकूलित किया है। भारत में अनेक क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए 2025 के आरंभ में देश का औसत तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जिसके परिणाम स्वरूप सर्दी सामान्य से बहुत कम और हल्की थी। इसका असर न केवल कृषि उत्पादन पर बल्कि अनेक लघु उद्योगों पर भी पड़ता है। यह मात्र एक उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे गर्म होती पृथ्वी हमारे लिए बढ़ती चुनौतियों को सामने लाती है। जलवायु परिवर्तन और आपदा के कारणों के बीच के संबंधों को समझना हमें इन चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से होने में सहायता कर सकता है। यह समुदायों में अधिक पर्यावरण अनुकूल आचरणों और लचीलेपन में एक अनुकूल के निर्माण की आवश्यकता का भी समर्थन करता है। भारत सहित विश्व भर की सरकारें जलवायु परिवर्तन की न्यूनीकरण के उपायों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, जैसे हरित गृह गैस के उत्सर्जन में कटौती, वृक्षारोपण, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने आदि। किंतु ये प्रयास प्रायः आर्थिक विकास और उपभोग की बढ़ती आकांक्षाओं से टकराते हैं। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने किन किन बिंदुओं को पढ़ा। भारत की विविधतापूर्ण जलवायु इसकी भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होती है, जिसमें पहाड़, पठार और मरुस्थल सम्मिलित हैं। दूसरा बिंदु, मौसम अल्पकालिक होता है, ऋतुएं प्रतिवर्ष आती है तथा जलवायु दशकों तक दीर्घकालिक प्रतिरूप को प्रतिबिंबित करता है। ये पूरे चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा उसी का सार बिंदु यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन और स्थलाकृति जैसे कारक जलवायु को निर्धारित करते हैं। चौथा, मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, यह फसल चक्र और आजीविका को प्रभावित करता है। आगे, जलवायु सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहारों, कृषि और आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ी होती है। अगला, जलवायु की समझ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और चक्रवातों के लिए तैयार रहने में सहायता करती है। अंतिम, जलवायु परिवर्तन मौसम अथवा तापमान को अति की ओर ले जाता है, यह प्राकृतिक और मानवीय जीवन के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। इसी के साथ आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अगला चैप्टर हम लोगों को कल पढ़ना है, यानी कि ये जो पूरा चैप्टर था ये इसी क्लास के साथ ख़त्म होता है। अगला चैप्टर हम लोग कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।